नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को लेकर के। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर आपत्ति हजारों की संख्या में होने वाली है। और एक बात आपको और बताते चले दोस्तों कि शिफ्ट 1 और 2 दोनों शिफ्ट की मिला करके कम से कम यहाँ पे 4 प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलना तय है। कॉमन अंक मिलने के बाद होगा क्या कि जिनके वे प्रश्न सही होंगे, यानी जिनके भी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो ज़्यादातर हो सकता है कि हमारे अभ्यर्थियों के प्रश्न वो करेक्ट हों। जिनके कम मार्क्स आ रहे होंगे तो उनके कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रश्न गलत होने की वजह से, नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनको फ़ायदा मिल सकता है कम नंबर वालों के लिए। तो जिनके भी कम मार्क्स अभी या कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रश्नों के ऑब्जेक्शन का समय आएगा तो उस समय ऑब्जेक्शन किए जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम यहाँ पे 4 प्रश्नों पर कॉमन अंक जरूर मिलेंगे। कुछ प्रश्नों के आंसर को लेकर के अभी भी कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा सा उसको हम क्लियर कर लेते हैं। और इसमें भी ऑब्जेक्शन देखिए 100% जाएंगे। जैसे आपको मैं पहला प्रश्न यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जब भी गद्यांश या पद्यांश पे कोई प्रश्न होता है तो उस पर हमेशा गद्यांश और पद्यांश को आधार मानते हुए उत्तर दिया जाता है। आप अपने सेल्फ से उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, यही बात होती है इसमें। जैसे यहाँ पर विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है, इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। अब इसमें कोई और ऑप्शन टिक करता है तो ऑप्शन गलत होगा 100%। हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है, तो यहाँ पे कोई बता रहा हाथी के लिए आंवले की तरह। हाथी के लिए आंवले की तरह, तो अगर इसका आप हस्त धन आमलक भी करेंगे अगर, तो उस हिसाब से भी ये हाथी इसमें नहीं आ रहा है। हस्त आप ऐसे विच्छेद कर लीजिए इसका ना, संधि विच्छेद कर लीजिए इसका, हस्त धन आमलक। ठीक, तो इस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ये हाथी तो होता नहीं, हाथी का हस्ती होता है, छोटी की मात्रा। तो अगर इस तरह से भी देखेंगे तो हाथ के लिए हाथ पर रखे आंवले की तरह, कुछ इस तरह से इसका उत्तर होना चाहिए था। और अगर गद्यांश को अगर आधार बनाया जाएगा, जो कि गद्यांश को ही आधार बना करके इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, तो उस हिसाब से इसका प्रश्न का उत्तर होना चाहिए अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य। बाकी इन सब प्रश्नों में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने कर लिए होंगे अच्छे से। प्रश्न कौन कौन से इसमें जहाँ पर आपको कॉमन अंक मिलने वाले हैं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे सिर्फ यहाँ पर। प्रश्न का लेवल साथियों ओवरऑल आसान था। जिसको भी प्रश्न कठिन लगा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी तैयारी कम रह गई थी, और सिर्फ यूट्यूब के भरोसे रह करके या किसी की वीडियो देखने मात्र से आजकल एग्जाम नहीं आप सक्सेसफुल हो सकते। सेल्फ स्टडी बहुत मस्ट है। यहाँ पर देखिए इस वाले प्रश्न में तो कोई दिक्कत नहीं था, इस वाले में, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। इस वाले प्रश्न में दिक्कत यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ठीक है, एज मच एज उतना ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स आर रजिस्टिंग टिरेनी। तो अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए थे। अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो जैसे यहाँ पे इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ये आपका एक हो गया, क्लास की तरह हो गया यहाँ पे, या सब क्लास की तरफ मान लीजिए आप। फिर एज मच एज, उसके बाद फिर दूसरा यहाँ पे क्लास है ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल। अगर आप देखेंगे तो दोनों को ही इंजॉयड कर रहे हो, तो सी और डी दोनों ही करेक्ट होना चाहिए। तो जिन्होंने सी किए हैं आप भी परेशान मत होइए, जिन्होंने डी किया है आप भी परेशान मत होइए। मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न कॉमन अंक के लिए 100% जाएगा। दूसरा प्रश्न कॉमन अंक के लिए ये जाने वाला है। कैसे, देखिए, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 में अनुसूची 11 भाग 9 में एक और जोड़ा गया, 9 क बनाया गया। उसके बाद अनुच्छेद 243 के अंतर्गत बहुत सारे सब अनुच्छेद बनाए गए। और उसके बाद एक आर्टिकल जो है ये 40, ये प्रावधान पहले से है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। महात्मा गांधी जी की जो इच्छा थी स्वशासन का, विकेंद्रीकरण का शासन के, ये सभी महात्मा गांधी जी, जो गांधीयन आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत कुछ है महात्मा गांधी जी के बारे में। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर के 51 तक प्रावधान है, और अनुच्छेद 40 उसी के अंतर्गत आएगा। और अगर इससे अगर आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर ये करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए भी हो सकता है 50%, और 50% बी भी हो सकता है। 100% इस प्रश्न पे कॉमन अंक देने ही पड़ेंगे आयोग को। यहाँ पे इनको या तो ये ऑप्शन हटाना चाहिए था या फिर ये ऑप्शन हटाना चाहिए था, दोनों ऑप्शन यहाँ पे एक साथ नहीं देने चाहिए थे।
ठीक है दोस्तों, आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत एनालाइज करने के पश्चात ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे जो लग रहा है उसके हिसाब से। और जब प्रश्नों पर आपत्ति लिए जाएंगे उत्तरमाला आंसर की जारी होने के बाद, तो इन सभी प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन की भरमार होने वाली है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये सब प्रश्न बिल्कुल करेक्ट हैं। ये जो है आपका राज्य सूची में आता है, ये भी ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, ये सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 21 ये है। इन प्रश्नों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो जो गद्यांश वाले प्रश्न थे उसमें मैंने 4 से 5 प्रश्नों में बताया आपको कि क्या आंसर वहाँ पे करेक्ट होगा। और 2 ऐसे प्रश्न यहाँ पर है जिन पर कॉमन अंक मिलना आपको तय है। 100% कॉमन अंक यहाँ पे दिए जाएंगे, देने ही पड़ेंगे। प्रश्न गलत है पूरी तरह से, और इधर कोई समस्या नहीं है। अगर आपको किसी और प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। ये शिफ्ट 1 का हो गया। और इन जो भी आपत्ति वाले प्रश्न है या कॉमन अंक जहाँ पे मिलना है, इन प्रश्नों के बाद आपको एक सेफ स्कोर हम जरूर बताएंगे यहाँ पे, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। इसके बाद शिफ्ट 2 में यहाँ पर देख लीजिए, ये किसी का क्वेश्चन पेपर है, मेरे पास क्वेश्चन पेपर था नहीं, तो इन्होंने भी कुछ आंसर की यहाँ पे दे रखे हैं और मैं इनके आंसर की से मतलब नहीं, बाकी बहुत सारे आंसर इन्होंने सही बताए। 1-2 प्रश्नों में यहाँ पे डाउट है, तो इधर ठीक है ये प्रश्न, इसमें कोई समस्या नहीं इधर के प्रश्नों में। गद्यांश वाले प्रश्नों में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो प्रश्न गद्यांश पे आधारित आपने करेक्ट किए होंगे वही प्रश्न आपके सही माने जाएंगे। जो प्रश्न आपने अपने स्वविवेक से आपने उत्तर दिए होंगे उन प्रश्नों के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, चाहे वो हिंदी का गद्यांश रहा हो या फिर इंग्लिश का गद्यांश रहा हो। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र ही होता है। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पर ये देख लीजिए, ये प्रश्न बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रस्तावना ही पढ़ लेंगे या फिर उद्देशिका कह लीजिए आप, उसके अनुसार भी अगर आप देखेंगे, या फिर बहुत सारे जो अर्थशास्त्री रहे हैं या फिर पहले की जो समितियां बनी थी उनके अध्यक्ष रहे हों, तो उनके अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो अर्धसंघीय संरचना ही बोला जाता है। पूरी तरह से संघीय भी नहीं है और पूरी तरह से एकात्मक, मतलब कहते हैं ना कि एकात्मक अर्धसंघीय, इस तरह की परिभाषा दी जाती है, तो उसमें अर्धसंघीय बिल्कुल सही है। शक्तियों का वितरण ये तो बिल्कुल आसान सा। संविधान की सर्वोच्चता और लिखित संविधान हमारा है, बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन है। सी वाला यहाँ पे देखिए नहीं होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे डी वाला जो है, क्योंकि कमिटेड जुडिशरी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ स्वतंत्र निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायालय है। जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र रखा गया है कार्यपालिका से। अगर आपने ऐसे समझा होगा तो आपने भी इसका आंसर डी करेक्ट किया होगा। प्रतिबद्ध का मतलब हो गया कि जैसे किसी भी का प्रभाव उनके ऊपर, इस तरह से कर सकते हैं। मतलब न्यायपालिका की सर्वोच्चता यहाँ पे नहीं कह पाएंगे फिर हम, क्योंकि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर तो नहीं है लेकिन अपने आप में स्वतंत्र हैं, सर्वोच्च हैं। उन्हें समीक्षा का अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मिला हुआ है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आप लोग बताएंगे कमेंट करके। एक प्रश्न ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिफ्ट 2 में जहाँ पर कॉमन अंक आपको 100% मिलने वाला है, थोड़ा सा ये पिक सही क्लियर नहीं है फोटो। इसमें आप देखेंगे जो ये पहला वाला जो है, जोजिला और बुर्जिल दर्रा, जम्मू एंड कश्मीर। अब आप देखेंगे अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बन चुका है, वहीं पास में हिमाचल प्रदेश से बहुत सारे दर्रे हैं, उत्तराखंड में दर्रे हैं, सिक्किम में दर्रे हैं। सेकेंड ये हिमाचल प्रदेश में, ये उत्तराखंड में, ये तो दोनों गलत हैं बिल्कुल। तो 2 और 3 तो सही है, लेकिन इसमें एक भी सही हो सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। जिन्होंने ए लगाया है उनका भी सही है, जिन्होंने डी लगाया है आपका भी करेक्ट है। तो इस प्रश्न में मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। ये देखिए वरीयता वाला जो जब बात आती है ना, वरीयता वाले प्रश्न, तो उसमें हमेशा हम गद्यांश पर आधारित प्रश्नों में वरीयता देखी जाती है कि कौन ज़्यादा उसमें अप्रोप्रिएट है। कभी भी इस तरह के प्रश्नों में ये नहीं देखा जाता कि दोनों में कौन ज़्यादा सूटेबल है। ऐसे देखने लग जाएंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आंसर करना, ऐसे कभी नहीं देखा जाता है। इवन आप यूपीएससी के एग्जाम में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ न कुछ तथ्य होते हैं जो प्रश्न पूछा गया होता है, उसके आधार पर एक ही विकल्प सही होता है पूरी तरह से। तो एक तो आपका ये प्रश्न कॉमन अंक के लिए जाने वाला है। इसके बाद देखिए शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन है मैथ, रीजनिंग, ग्राफ तालिका वाले सभी सही हैं। शिफ्ट 2 में यहाँ पर देखिए एक प्रश्न पे ये डाउट है बिल्कुल, ठीक है।
यहाँ पे जो इसका ऑप्शन दिया गया है उसमें डाउट है, तो यहाँ पर भी पूरे चांसेस बन रहे हैं कि कॉमन अंक आपको यहाँ पे दिए जा सकते हैं। आपत्ति आपको किन किन प्रश्नों पर करनी है ये आपके पास लिस्ट पहले से होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मेरे हिसाब से एक प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ पर ये प्रश्न सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच आपका ऐसे ओपन हो गया, ये हो गया चालू होने पर इसको चालू बोलेंगे, ओपन। आप अंग्रेजी वाला वर्जन देखना चाहिए था। यही दिक्कत है यूपीएससी के एग्जाम में, लोग ट्रांसलेटेड वाला हिंदी वर्जन डाल देते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी वाला ही पढ़ के आंसर देने की कोशिश करते हैं, उनका प्रश्न गलत हो जाता है। और मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इंग्लिश वाला वर्जन जरूर देख लिया करें, क्योंकि अब ज़माना ही ऐसा चल रहा है दोस्तों कि क्या करेंगे, वो लोग हिंदी की टाइपिंग नहीं करते हैं, सीधे सीधे इंग्लिश वाला ही ट्रांसलेट कर देते हैं गूगल ट्रांसलेशन से। आजकल तो ये चलने लगा है। अब आपके प्रश्न गलत होंगे सही होंगे, वो लिख देंगे अपना नियमावली में कि अंग्रेजी वाला ही मान्य किया जाएगा किसी भी प्रकार की विवाद के लिए। अब आप वहाँ पे क्या कर पाएंगे? तो इससे अच्छा है कि आप अंग्रेजी वाला वर्जन देख लिया करें। ओपन यहाँ पर है, इसको बोला गया है स्विच चालू होने पर, तो ये वाला कंडीशन हो गया। और जब यहाँ पे बंद होगा यानी इस तरह से हो जाएगा, ये जो चीज़ है ये नीचे आ जाएगा ऐसे, ये क्लोज्ड हो गया तब इसमें धारा प्रवाह होगा। ठीक है, स्विच इज क्लोज्ड, स्विच बंद होने पर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउट बच्चों को हुआ है, लेकिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा। इसके अलावा दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कि और किसी प्रश्न में कोई समस्या होनी चाहिए। गद्यांश और पद्यांश वाले प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें जिन्होंने गद्यांश और पद्यांश को आधार बनाते हुए उत्तर दिए होंगे उनके ही उत्तर सही होंगे। अगर आपने अपने हिसाब से सोचा होगा तो आपको फिर समस्या वहाँ पे हो सकती है। एक देखिए प्रश्न यहाँ पर जो ये वाला है, नामित मतलब किसको नॉमिनेटेड किया गया था, उसके आधार पर इसका उत्तर देना था। ठीक है साथियों, तो ये कुल मिलाकर के 3 प्रश्न यहाँ पे ऐसे मिले हैं शिफ्ट 2 में जो कि कॉमन अंक के लिए जा सकते हैं, जाएंगे। और शिफ्ट 1 में भी 3 प्रश्न मैंने बताया आपको, और कम से कम 2-2 कॉमन अंक आपको दोनों शिफ्ट में मिलना तय है। अब देखिए साथियों, यूपी के चेयरमैन साहब बार बार जो है उन्होंने आकर के सारी चीज़ें स्पष्ट की है। नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद आपको OMR आपके आंसर सीट ओरिजिनल भी मिलेगी, आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी आपके स्कोर कार्ड पर होंगे। उसके बाद 15 गुना बुलाए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी हैं इस तरह की। रिजल्ट आपका कब तक आ पाएगा? 15 अक्टूबर तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो अक्टूबर के एंड वीक तक आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर इनको नवंबर में लेखपाल की भर्ती करवानी है हर हाल में। अदरवाइज़ फिर चुनाव आचार संहिता फिर भर्ती हो नहीं पाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों की भी भर्ती करवाना चाहते हैं, और भी जो परीक्षाएँ हैं PET से पहले वाली, जिसमें लोअर मेंस है, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा दिसंबर में ही प्रस्तावित कर रखे हैं, तो कुछ ना कुछ परीक्षाएँ होती रहेंगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए लेखपाल के लिए। लेखपाल के लिए देखिए दोस्तों वही है कि मैंने आपको बता रखा है कि 15 गुना का जो प्रावधान है उसमें कुछ संख्या थोड़ी सी ज़्यादा ली जाती है, ये एक रूल होता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी में जिनके भी 60 प्लस हैं, आप लोग लेखपाल की तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, EWS कैटेगरी में जिनके भी 56 प्लस हैं आप लोग तैयारी करते रहिए, जिनके भी 56 प्लस हैं आप लोग तैयारी करते रहिए। OBC कैटेगरी में जिनके भी 58 प्लस हैं आप लोग तैयारी करते रहिए लेखपाल के लिए। SC कैटेगरी में जिनके भी 55 प्लस हैं आप लोग, या 55 मान के चलिए। ST में जो है 50 प्लस अगर आपके हैं तो आप लोग तैयारी करते रहिए। DFF में आपको 100% फ़ायदा मिलेगा 2-3-4 क्वेश्चन का, बिल्कुल निश्चित रूप से। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल एक्सट्रीम मिनिमम पॉइंट है, इससे कम कट ऑफ रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि आप देखेंगे 17-18 लाख बच्चे हैं, और अनुमानतः अगर आप देखेंगे तो एक सीट पर लगभग 15-16 बच्चे फाइट करेंगे लेखपाल की भर्ती में, अगर 15 गुना का जो प्रावधान बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसको लेकर के पत्र लिखा जा रहा है मुख्यमंत्री जी को कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए। अगर बदलाव होते हैं तो फिर और भी अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। फिर उसके बाद जो है 50 प्लस किसी भी कैटेगरी में होंगे, उनको भी मुझे लग रहा है कि फ़ायदा मिलने वाला है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर बदलाव होता है तो बहुत अच्छी बात है, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। ठीक है साथियों, इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो जल्द आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा लाइव वीडियो आने के लिए, ताकि सो दैट जैसे ऑफिशियल आंसर किया आएगी उसके बाद हम लोग प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन सभी को करना है। कम से कम यहाँ पे हर शिफ्ट में 2 से 3 कॉमन अंक दिए जाने चाहिए। आप हमारा UPSSC का पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।